नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए अब आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में सुजुकी के ईवी प्लांट का किया उद्घाटन। ई विटारा को भी दिखाई हरी झंडी। 100 देशों में होगी एक्सपोर्ट। कहा देश में रेयर अर्थ मिनरल खोजने के लिए चलाएंगे खास अभियान। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार में बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 1000 करोड़ निवेश करने पर 25 एकड़ जमीन फ्री। 40 करोड़ तक ब्याज सब्सिडी और 30% तक कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। अमेरिका ने जारी किया भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का नोटिफिकेशन। कल से भारत पर कुल 50% टैरिफ होगा लागू। अमेरिका को होने वाले 2/3 निर्यात पर होगा असर। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी का छापा। हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़ी जांच के तहत कार्रवाई। 5500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितता के आरोप। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए जारी किया नया ड्राफ्ट। फील्ड वर्क, लैब वर्क, असाइनमेंट और स्किल्स पर होगा जोर। प्राचीन और पारंपरिक ज्ञान को मिलेगा स्थान। पढ़ाए जाएंगे चरक, सुश्रुत, बुद्ध और महावीर के विचार। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में फटा बादल, 4 की मौत, 15 घर, पुल और सड़कें बही। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का अलर्ट। तो देश में उच्च शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूजीसी ने उच्च शिक्षा के लिए नया ड्राफ्ट जारी किया है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और भारतीय ज्ञान परंपरा पर जोर दिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि यूजीसी ने जो नया ड्राफ्ट जारी किया गया है, किन चीजों को इसमें शामिल किया गया है, किस तरह से अब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा? जी, इस LOCF करिकुलम का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा खासतौर पे जो है वो सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका हो जो फील्ड वर्क है, लैब वर्क है, असाइनमेंट्स हैं और जो रियल लाइफ स्किल्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस हो। इसके लिए ये पूरा करिकुलम तैयार किया गया है यूजीसी की तरफ से। और इसमें जो एक चीज़ जो विवादों में भी थोड़ी सी गिर गई है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम को इसमें शामिल किया जाना। जो भारतीय परंपरा रही है उसकी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए जब केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो भारत में जो परमाणु की जो पुरानी अवधारणा थी उसको शामिल करने की बात है। कॉमर्स की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में जो शुभ लाभ की अवधारणा थी या फिर कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उस पर खास तौर पे फोकस किया गया है। गणित या ज्योमेट्री में जब हम मंदिर की वास्तुकला की बात करते हैं या फिर मंडला ज्योमेट्री की बात करते हैं, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक इसी तरह से जब एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो फिर चरक, सुश्रुत के जो विचार रहे हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है। और कोशिश की गई है कि जो छात्र इसमें सीखेंगे, उच्च शिक्षा में जाएंगे, वो जो है लर्निंग आउटकम पे उनका फोकस रहेगा और टीचर सेंट्रिक से लेकर लर्नर सेंट्रिक जो फ्रेमवर्क है वो बनाने की कोशिश की गई है। फिलहाल 9 सब्जेक्ट्स के लिए ये फ्रेमवर्क लाया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में यूजीसी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी ये लाएगी। एक स्टेक होल्डर जो कंसल्टेशन है वो शुरू किया गया है और 20 सितंबर तक जो है सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे इस पर राय मांगी गई है। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। बीते कुछ दिनों में भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उसमें नरमी दिखाई दी है और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि भारत चीन के बीच सीधी उड़ान की बहाली को लेकर तैयारियां भी अब अपने आखिरी चरण में हैं। आधिकारिक घोषणा से पहले भारत ने अपने उच्च स्तरीय अधिकारियों की एक टीम को चीन भेजा है। डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं कब तक उम्मीद है कि भारत और चीन के लिए जो उड़ानें हैं वो शुरू हो सकती हैं? जी, बहुत जल्दी आपको इसको लेकर अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जो अभी चीन का दौरा करेंगे SCO समिट के लिए, वहाँ पर इसकी घोषणा हो सकती है कि भारत और चीन के बीच जो सीधी उड़ानें हैं वो शुरू की जाए और अक्टूबर के में आप जो पहली सीधी उड़ान है 5 साल के बाद उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है जॉइंट सेक्रेटरी के स्तर की एक डेलीगेशन गया है चीन में। भारत जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है कि उसके अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं और ये कोशिश की जा रही है जो आखिरी समय पर कोई जो औपचारिकताएँ हैं उसको पूरी की जा
सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अभी तक जो दोनों देशों के बीच सहमति बनी है कि जो कोविड से पहले 5 साल पहले जो बायलैटरल एग्रीमेंट था, फिलहाल वही एग्रीमेंट रहेगा अस्थायी रूप से, और फिर एक नए एग्रीमेंट पे काम होगा। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक पुराने एग्रीमेंट पर जारी रहेगा। लेकिन अक्टूबर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीधी उड़ानें जो है भारत और चीन के बीच दोबारा से शुरू की जाए, और प्रधानमंत्री जो हैं जब अभी जाएंगे चीन तो उसके दौरान इसकी घोषणा की जा सकती है। जी शुक्रिया रोहन, इन दोनों खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात में आज दूसरा दिन है और आज प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में मारुति सुजुकी के इलेक्ट्रिक कार और बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम ने कंपनी की पहली ई विटारा को भी हरी झंडी दिखाई। मारुति के इस प्लांट से हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का भी उत्पादन किया जाएगा। साथ ही कंपनी की ई विटारा का निर्यात 100 देशों में करेगी। इसमें जापान और यूरोपियन यूनियन के देश शामिल हैं। ई विटारा मारुति की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। कंपनी इसी साल भारत में भी ईवी लॉन्च करेगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आज मेक इन इंडिया में नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में ही रेयर अर्थ मैग्नेट की तलाश के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ऑटो इंडस्ट्री के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति भी सजग है। इस दिशा में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन भी लॉन्च किया है। इसके तहत देश में अलग अलग जगह पर 1200 से अधिक खोजी अभियान चलाए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स को तलाशा जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने आज मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कार विटारा को हरी झंडी दिखाई। इस इलेक्ट्रिक कार की खूबियां क्या हैं बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। मारुति सुजुकी की विटारा इलेक्ट्रिक कार यहां पर है। भारत के सड़कों पर इसी वित्तीय वर्ष में ये दौड़ेगी, लेकिन इसके क्या है फीचर्स। अगर आपको कार खरीदने का मन बनाना है तो मैं आपको बताऊंगा इस कार के फीचर्स। जो आम गाड़ी में हम हैंड ब्रेक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होगा। मतलब जैसे ही गाड़ी को आप न्यूट्रल मोड में करेंगे तो वहाँ पर कुछ समय के बाद उनकी ब्रेक है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर डिस्प्ले, म्यूजिक डिस्प्ले और जो इंडिकेटर है उन दोनों को एक ही जगह पर यहाँ पर रखा गया है, यानी कि कार का आधा हिस्सा है वो डिस्प्ले से कवर है। एक ही चार्जिंग में आप 500 किलोमीटर तक का सफ़र आराम से कर पाएंगे। और ये 3+2 यानी कि आगे की सीट पर 2 और पीछे की सीट पर, मैं कैमरामैन को बोलूँगा वो दिखाए, वहाँ पर 3 पैसेंजर है वो आराम से बैठ सकते हैं। तो भारत के सड़कों पर आने वाले कुछ महीनों में ये मॉडल है वो लॉन्च हो जाएगा। अभी तक मारुति की ओर से इसकी आधिकारिक प्राइस है वो डिक्लेयर नहीं की गई है, क्योंकि दुनिया के 100 देशों में यही कार जाने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में जो चल रहा है उनके आसपास या तो शायद उनसे थोड़ी कम प्राइस में भी ये मिल सकता है। तो मारुति दुनिया के 100 देशों में मेड इन इंडिया कारों का निर्यात करेगी। हमसे खास बातचीत में कंपनी के एससीओ राहुल भारती ने कहा कि गुजरात में ईवी प्लांट पर कंपनी 3200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। राहुल सर इस वक्त हमारे साथ है। सर, कितनी देश में हम ये यहाँ से ईवी भेजेंगे? भारत के बाजार में कब आएगा? We plan to export it and sell it in more than 100 countries of the world. Of course, the numbers will depend on the market pull in those markets, and that includes India also. There are about 100 markets, more than 100 markets. So we have to satisfy each market, and it's a question of line balancing and line planning. So we will try to start all within this financial year. भारत में इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिलेगी? Yes, within this financial year. फ्रेश इन्वेस्टमेंट कितना है और टोटल हम कितना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं असेंबली लाइन के ऊपर, और नया जो असेंबली लाइन खोलेंगे उस पर कितना निवेश होगा? So
total till now we have 21,000 crores investment, which includes A, B, and C line. The e-Vitara is currently being produced in the C line, which the Honorable Prime Minister himself flagged off today, line of ceremony. And in the D line, which will be a dedicated EV line, we are planning an investment of about 3,100 to 3,200 crores. Including our suppliers, the investment till date is about 35,000 crores in Gujarat. अब बात शेयर बाजार की। सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी पर बाजार में बिकवाली दिखी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी बैंक 15 मई 2025 के निचले स्तर पर बंद हुए। निफ्टी 256 पॉइंट गिरकर 24,712 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 849 पॉइंट गिरकर 80,787 पर बंद हुआ। तो मार्केट की डिटेल्स बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी के दिन आप देखें तो मार्केट में आपको गिरावट नजर आई। अक्रॉस इंडिसीज अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स, मिड कैप सब में अगर आप देखें तो गिरावट रही। और निफ्टी तो देखें तो ऑलमोस्ट डे लो के करीब जाकर बंद हुआ। समझ लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स थे ऐसे बाजार में जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आई। तो अगर आप देखें तो फार्मा पैक में कुछ नाम थे, लेकिन आयशर, एचयूएल, मारुति, आईटीसी ये नाम ऐसे हैं जहां पर 1 से लेके 2.5-3% की तेजी आपको देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस है, टाटा स्टील, सन फार्मा और श्रीराम फाइनेंस, यहां पर आपको गिरावट रही तकरीबन 2.5 से लेके 4% की। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप स्पेस यानी ब्रॉडर मार्केट्स में तो एबी फैशन, नायका इस स्टॉक में ब्रेकआउट दिया है। एल&टी फाइनेंस और एनएलसी इंडिया इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। गिरने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन बीडीएल, पीबी फिनटेक, पूनावाला फिनकॉर्प और फैक्ट इन स्टॉक्स में आपको गिरावट नजर आई और बाकायदा डे लो के करीब निफ्टी की क्लोजिंग। तो अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कल से भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। भारतीय इंडस्ट्री पर इसका क्या असर होगा, समझा रहे हैं यतिन मोता। ट्रंप की जो दादागिरी है और ट्रंप के जो टेंट्रम है उसका क्लियर इम्पैक्ट आपको भारतीय एक्सपोर्टर्स और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ती हुई नज़र पड़ रही है। अगर हम 25% बेसलाइन टैरिफ की बात करें तो जो इफेक्टिव टैरिफ है अब 25% और बढ़ जाएगा, यानी 50% जो है यहाँ आपको बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा आपको कुल टैरिफ का इम्पैक्ट। भारत की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं ज़्यादातर जो है लगभग 2/3 एक्सपोर्ट्स आपको इम्पैक्ट होते हुए नज़र पड़ेंगे, क्योंकि 1/3 एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट नहीं हो क्योंकि एग्जेम्पशन कैटेगरी में है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं या अगर आप मान लीजिए उसको फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं तो वहाँ एग्जेम्पशन मिलता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम बात करें तो लगभग $60 बिलियन यानी लगभग अगर आप वैल्यू वाइज इसको देखें तो 5 लाख करोड़ के गुड्स पे इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, जहां 50% की ड्यूटी लगेगी। खास करके जो सेक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं उनमें है टेक्सटाइल, जेम्स, श्रिम्स और काफ़ी सारे एग्री प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें कहाँ एग्जेम्प्ट है तो जो फार्मा के रॉ मटेरियल्स हैं यानी APIs, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और चुनिंदा कॉपर आइटम्स पे US सरकार ने एग्जेम्पशन दिया हुआ है। हालांकि अगर हम श्रिम्स की बात करें तो भारत लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में US में श्रिम्प एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ आपको एक बड़ा टैरिफ लगता हुआ नज़र पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर हम देखें तो सबसे वर्स्ट हिट इंडस्ट्री में से एक आपको नज़र पड़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी बहुत बड़ा है, लगभग साल का हम लोग 90,000 से 1 लाख करोड़ रुपए का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ US का जो है 35% हिस्सा है और कुल टैरिफ जो लगेगा वो लगभग 65% आपको होता हुआ नज़र पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो यहाँ भी हम लोग काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का यहाँ एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ भी कुल टैरिफ 50% से ज़्यादा होता हुआ नज़र पड़ेगा, जो क्लियरली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स होते हैं US को, ये 40 से 50% गिरने की उम्मीद है जब तक कि टैरिफ का इशू रिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो मेजर्स हैं, सरकार काफ़ी सारी PLI स्कीम डोल आउट कर रही है, काफ़ी सारे सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट सेक्टर को देने की उम्मीद है। ऑब्वियसली GST कट अगर होता है तो जेम्स ज्वेलरी और टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स हैं ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सरकार की तो जिस हिसाब से भारत जो एक्सपोर्ट हब्स हैं जैसे कि दुबई मान लीजिए, यहाँ अगर कोई पैक्ट होता है तो वो भी बाईपास करने में उम्मीद रहेगी कि टैरिफ्स को बाईपास करें। तो देखते हैं किस तरीके से पूरा US इंपोर्ट टैरिफ जो है वो भारतीय एक्सपोर्ट्स पे लगा हुआ है, वो किस तरीके से भारत इसको निपटता है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पेन आपको इन सारे के सारे सेक्टर्स और स्टॉक्स में दिखाई पड़ रहा है।
तो ट्रंप का टैरिफ वॉर जारी है, लेकिन सरकार ने भी इरादा साफ कर दिया है। आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं। मोदी का संदेश, नहीं झुकेगा देश, शाम 7:57 पर जरूर देखिए। है अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी ने आज सुबह छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई हॉस्पिटल निर्माण घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। ईडी के अधिकारी 13 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला अस्पताल निर्माण में स्कैम से जुड़ा हुआ है। घोटाला करीब 5590 करोड़ का है। साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इसके तहत 6 महीने में आईसीयू अस्पताल भी बनना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। ईडी के छापों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। तो चुनावी सीजन में बिहार में नीतीश सरकार ताबड़तोड़ फैसले करने में जुटी है। निवेश को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने बियाडा एमनेस्टी स्कीम 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू किया है। इसके तहत निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 30% तक कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। साथ ही 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वाली और 1000 से ज्यादा नौकरी देने वाली इंडस्ट्रियल यूनिट को 10 एकड़ जमीन मुफ्त दी जाएगी। दूसरी तरफ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश पर 25 एकड़ जमीन फ्री मिलेगी। साथ ही फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ जमीन मुफ्त में सरकार देगी। इस औद्योगिक पैकेज 2025 के अंतर्गत फायदा लेने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना जरूरी होगा। इसके अलावा किसान सलाहकारों के लिए भी सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। उनके वेतनमान को बढ़ाया गया है। तो 2 दरों वाली जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय ने राज्यों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया है। 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में तारीखों पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है? सरकार राज्यों के साथ किस तरह का विचार विमर्श कर रही है? बिल्कुल, देखिए, सितंबर के पहले हफ्ते में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में 2 दरों वाली जीएसटी पर फैसला आना संभव है, लिहाजा इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों के साथ चर्चा शुरू कर दी है कि आखिरकार जो भी फैसले होंगे उन्हें कब से और कितनी जल्दी लागू किया जा सकता है। गौरतलब है कि जीएसटी कटौती की उम्मीद को लेकर बहुत सारे सेक्टर में इस चीज को लेकर यह है कि कब से ये लागू होगा, ताकि वो अपने खरीदने के प्लान को और ना पोस्टपोन करें। उम्मीद यही की जा रही है कि नए जो फेस्टिव सीजन की शुरुआत है उससे पहले तमाम फैसले लागू हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों साथ मिलकर इन फैसलों को लागू करें, क्योंकि जो जीएसटी है पूरे देश में एक साथ लागू होनी होती है, लिहाजा राज्य सरकारों को भी अपने लेजिस्लेशन में बदलाव करना होता है। तो इसलिए केंद्र राज्य सरकारों को भी ऑनबोर्ड लाकर तमाम जितने भी फैसले हैं जीएसटी काउंसिल की, जिसमें दरों में कटौती काफी अहम है, स्लैब में बदलाव काफी अहम है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर रहा है, ताकि जैसे ही जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन तमाम मुद्दों पर फैसला हो उसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। देश भर में बारिश का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ जिले में कई जगहों पर बादल फटने की खबर आ रही है। डोडा में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। बाढ़ में काफी नुकसान भी हुआ है। इधर राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहां भी सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, बिहार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।